स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। पिछले क्लास में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइप्स को पढ़ेंगे, है ना। फ्रिक्शन को स्टूडेंट मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। एक तो है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा रोलिंग फ्रिक्शन और दूसरा हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग स्टूडेंट इसकी स्टडी करते हैं। पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए स्टूडेंट, क्या होता है। इट अपोजिट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन कंटैक्टिंग सरफेस, है ना। टेंडेंसी, ऐसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया स्टूडेंट, तो उसको हम अगर पुल करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पुल हो जाए, लेकिन अगर इसकी टेंडेंसी क्या है, मूव करने की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, एक ब्लॉक यहाँ पर रखा गया है ना। ब्लॉक, इधर से कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। पर्सन फोर्स लगा रहा है। अगर फोर्स लगा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मूव कर जाए, ये मूव कर जाए राइटवर्ड्स, है ना। लेकिन इसकी टेंडेंसी है किधर मूव करने की, राइटवर्ड्स। अगर सरफेस स्मूथ होता तो ये राइटवर्ड मूव कर जाता, लेकिन स्मूथ नहीं है। तो फ्रिक्शन क्या करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है ना। टेंडेंसी का अपोज किया यहाँ पर, इसके मूव करने की टेंडेंसी राइटवर्ड है और फ्रिक्शन लगा बैकवर्ड। स्टूडेंट, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। पिछला वीडियो में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है। वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। हमने पिछला वीडियो में उसकी स्टडी की थी। आज हम लोग उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए हैं। पहला एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग दोनों सबकी स्टडी करेंगे स्टूडेंट। पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की स्टडी करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है स्टूडेंट। इट अपोजिट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन कंटैक्टिंग सरफेस। अब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है स्टूडेंट। मान लो एक सरफेस पर दूसरा ब्लॉक को रखा है, हम राइटवर्ड उसको पुल करना चाहते हैं, लेकिन पुल नहीं हो पा रहा है। तो उसकी टेंडेंसी लेकिन किधर की तरफ है, हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर की तरफ, है ना। यहाँ पर देखिए, ये ब्लॉक जो है, मान लो कि इधर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं स्टूडेंट, तो इसकी टेंडेंसी किधर की तरफ है, मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है। ये रेस्ट पर है। दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन होने की। ये चाह रहा है कि राइट वर्ड मूव करना, है ना। अगर सरफेस स्मूथ होता तो राइट वर्ड मूव कर जाता, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, इस टेंडेंसी का अपोज करता है। अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट, फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। जितना ज़्यादा कंटैक्टिंग सरफेस के बीच नॉर्मल फोर्स होगा, उतना ही ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा स्टूडेंट। हमने पिछला वीडियो में देखा था कि यहाँ से अगर ऊपर से कोई फोर्स लगाता है तो इसके बीच जो कंटैक्टिंग सरफेस इरेगुलरिटी जो थी वो ज़्यादा इंटरलॉक जो हो जाता है। इंटरलॉक होने की वजह से वो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है ना। फ्रिक्शन का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम राइटवर्ड फोर्स लगाए हैं, अगर राइटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो वो पीछे की तरफ बैकवर्ड लगाएगा। लेकिन हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स लगा रहा है, इसके मैक्सिमम वैल्यू का कैलकुलेट कर सकता है। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के, स्टैटिक फ्रिक्शन का, है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का हम फार्मूला जानते हैं। एक्चुअल जो फ्रिक्शन कितना लगेगा वो थोड़ा हमको दिमाग लगा के उसको चेक करना पड़ेगा कितना फ्रिक्शन है, उसको हम लोग करेंगे। आप लोग केयरफुली इसको सुने। अब यहाँ पर देखें, फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। जितना ज़्यादा नॉर्मल फोर्स होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हैं, रीजन मैंने बताया कि इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाता है। अब फ्रिक्शन फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल के। तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है, इसको हटाने पर एक कांस्टेंट आता है। एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं, म्यू, म्यू, ठीक है, इनटू एन।
अब यहाँ पर म्यू जो है एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कंटैक्टिंग सरफेस। एक कांस्टेंट वैल्यू जो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। सरफेस डिफरेंट ऑफ सरफेस होंगे तो उसके लिए म्यू का वैल्यू डिफरेंट होगा। हमें कैलकुलेट करने के लिए म्यू का वैल्यू 0 दिया रहता है, हमें कितना होगा वो जनरली 0.2, 0.2, 0.4, 1 और 0 के बीच में होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू होता है इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में जनरली होता है, उसी के बीच में मैक्स वैल्यू होता है ना। जनरली 0.5, 0.4, 0.2 ऐसे दिया रहेगा, 0.25 ऐसे इसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया रहेगा। अब हमारा नॉर्मल फोर्स अगर हम कैलकुलेट कर लें तो मैक्सिमम वैल्यू जितना ये मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट एक इसका लिमिटेशन है इसका कि हम इतना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं फ्रिक्शन, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का हम फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट, म्यू इंटू एन। म्यू अगर 0.2 दिया है और एन का वैल्यू कुछ दिया हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं स्टूडेंट। अगर यहाँ पर देखें ये स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो मैग्नीट्यूड बाई एडजस्टेबल होता है ना। कैसे? यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स लगाए, अगर राइट वर्ड्स हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन स्टूडेंट कितना लगाएगा? 1 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू, मान लो कि इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट किया 10 न्यूटन है, ऐसा नहीं है कि इधर 1 न्यूटन लगाएंगे तो इधर 10 न्यूटन लगाएगा। फ्रिक्शन चाहता है कि दो कंटैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के साथ में रहे, वो अपना मैग्नीट्यूड एडजस्ट करके वैसे करता है ताकि वो सरफेस एक दूसरे से जुदा नहीं हो, अलग नहीं हो। ठीक है, तो अगर इधर 1 न्यूटन लगाए, अगर इधर 10 न्यूटन लग जाता तो इधर की तरफ नेट फोर्स आ जाता तो ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाता ना स्टूडेंट। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा नहीं करता। वो फ्रिक्शन जो होता है जितना इधर फोर्स लगाएंगे उतना ही अपोज करेगा, है ना। जितना हम इधर फोर्स लगाएंगे, 1 न्यूटन लगाएंगे तो इधर 1 न्यूटन लगाएगा, 2 न्यूटन लगाएंगे तो इधर भी 2 न्यूटन लगाएगा, इधर 4 न्यूटन लगाएंगे तो 4 न्यूटन, 9 न्यूटन तो 9 न्यूटन, 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन। तो एक इसका मैक्सिमम लिमिटेशन है जो फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना मैक्सिमम लगा सकता है। तो उससे अगर ज़्यादा फोर्स लगा लेंगे, अगर उससे मान लो कि यह लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका स्टूडेंट 10 न्यूटन है, तो उससे अगर ज़्यादा यहाँ पर फोर्स लगा दे तो क्या होगा? ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, लेकिन इसका वैल्यू उतना ही रहेगा। तो देखें फ्रिक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड बाई एडजस्टेबल है कि नहीं। 1 न्यूटन लगा रहा है तो 1 न्यूटन लगाएगा, 2 न्यूटन लगा रहे हैं 2 न्यूटन लगाएंगे, 3 न्यूटन लगाएंगे 3 न्यूटन। ऐसा नहीं है कि इधर से 2 न्यूटन लगाए तो इधर से 10 न्यूटन फ्रिक्शन लगा देगा। ऐसा होता तो हम 1 न्यूटन लगाते, फ्रिक्शन हमको 10 न्यूटन लगा लेता तो बैकवर्ड में आराम से कार भाग जाती, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो 1 न्यूटन यहाँ लगाते हैं तो 1 न्यूटन ही इतना फोर्स लगाता है। वो मैग्नेट ऐसे एडजस्ट करता है ताकि दोनों सरफेस एक दूसरे से अलग नहीं हो। ठीक है, तो अब मैक्सिमम जो लिमिटिंग वैल्यू है इसका, मैक्सिमम जो वैल्यू है फ्रिक्शन का, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, अब उतना अगर यहाँ 10 न्यूटन लगाएंगे तो 10 न्यूटन तो लगा दे। अगर इधर 11 न्यूटन लगा दे स्टूडेंट तो ये अपना 10 न्यूटन ही लगाएगा और ब्लॉक किस में आ जाएगा? मोशन में हो जाएगा। ब्लॉक मोशन में आ जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। जब सरफेस के बीच में जब रिलेटिव मोशन होने लगेगा तब जब फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब जो ब्लॉक रेस्ट पर रहता है और उसमें जो फ्रिक्शन लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो देखे स्टूडेंट, या तो 10 न्यूटन हो सकता है या उससे कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से या तो इक्वल हो सकता है या उससे कम ही होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। तो हम देखेंगे कि फ्रिक्शन कितना फोर्स लग रहा है उस पर, मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, कितना फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके मैं आप लोग को समझाता हूँ। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर देखें तो एक ब्लॉक रखा गया है। यहाँ पर स्टूडेंट एक ब्लॉक रखा गया है, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है N और एक mg लग रहा है नीचे की तरफ। mg ले, क्योंकि सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से g है, मास है m इंटू जी, मास इंटू एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है,
तो एन और एम जी क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में मोशन तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट, तो बैलेंस होना चाहिए, इस डायरेक्शन में बैलेंस होना चाहिए, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो एन इक्वल्स टू एम जी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट मान लो कि ये कोई पर्सन जो है फोर्स 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो हमसे पूछे कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर हमसे पूछ दे कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो यहाँ पर देखें म्यू का वैल्यू 0.2 दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस के बीच में। ये दोनों सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, दोनों कंटैक्टिंग सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि एक सरफेस का नेचर होता है, दोनों सरफेस में इरेगुलरिटी जितना ज़्यादा होगी म्यू का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। अब एक सरफेस स्मूथ ले लेंगे, एक सरफेस अगर इरेगुलर ले लें और दोनों सरफेस इरेगुलर लें, तो दोनों में म्यू का वैल्यू अलग होगा। ठीक है, दोनों केस में म्यू का वैल्यू अलग होगा, और इरेगुलरिटी जितना ज़्यादा होगी म्यू का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.2 ले लिया, जी हमारा लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, तो हमको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना लगा सकता है ना। उससे कम लगेगा तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही वो भी लगाएगा, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो अपना मैक्सिमम फोर्स के इक्वल फोर्स लगाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, म्यू का वैल्यू कितना आया 0.2 इंटू 5 mg, 5 इंटू 10 जी का वैल्यू, ये कितना आ गया स्टूडेंट 10 न्यूटन आ गया। ये 10 न्यूटन, इसकी मैक्सिमम जो लिमिटेशन फ्रिक्शन है, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन की औकात है वो है 10 न्यूटन, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता हो। हमने कैलकुलेट कर लिया म्यू से। अब इधर हम लोग 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कितना लगा रहा है 10 लगा देगा? नहीं स्टूडेंट, 5 ही लगाएगा, इससे वैल्यू कम है इसलिए इतना ही लगाएगा, 5 न्यूटन जितना फोर्स लगाएंगे। अगर इधर की तरफ अगर 11 न्यूटन लगता या 12 न्यूटन लगता तो ये अपना मैक्सिमम वैल्यू लगाता, क्योंकि इसके मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा फ्रिक्शन है, तो चाह के भी उतना 12 न्यूटन नहीं लगा सकता, क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिटेशन ही है 10 न्यूटन। लेकिन उससे कम है तो ये फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगाएंगे तो 5 न्यूटन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज एडजस्टेबल है। ये ब्लॉक को चाहता है कि 7 मीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, है ना। यहाँ पर देखें, मान लो कि यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर देखें एक एग्जांपल है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू दिया है 20 न्यूटन। अगर हम इधर की तरफ स्टूडेंट 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगाएगा जब रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर 25 न्यूटन लगा दें तो ये 20 न्यूटन लगाएगा स्टूडेंट, अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाता रहेगा, क्योंकि इसके वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा इधर फोर्स लग रहा है। 5 न्यूटन लगा रहा था, ये 5 न्यूटन 20 से कम था तो उतना ही लगाएगा, और 25 न्यूटन है जो 20 से ज़्यादा है, तो ये फोर्स तो राइट वर्ड चला जाएगा, लेकिन ये चाह के भी 25 न्यूटन नहीं लगा सकता, इसका लिमिटिंग वैल्यू ही 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन लगाता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट, नॉर्मल पर बेस्ड सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो एक ब्लॉक है, यहाँ पर स्टूडेंट एक ब्लॉक रखा है जिसका मास 10 kg है, म्यू का वैल्यू 0.4 दिया गया है, डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस होता है स्टूडेंट म्यू का वैल्यू, और इस पर राइट वर्ड 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऊपर से फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है। तो अगर हमें एक कंटैक्टिंग सरफेस के बीच नॉर्मल निकाला तो नॉर्मल ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ नीचे की तरफ जो फोर्स है वो 20 न्यूटन प्लस mg लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो ये दोनों बैलेंस करेगा एक दूसरे को। तो n इक्वल्स टू 20 प्लस mg का वैल्यू मास 10 इंटू जी का वैल्यू 10, 120 न्यूटन n का वैल्यू आ गया स्टूडेंट। n का वैल्यू कितना आया 120 न्यूटन। अब यहाँ पर देखें तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, वो म्यू इंटू एन होगा। तो म्यू का वैल्यू 0.4 इंटू 120 डिवाइडेड बाई कितना होगा 10, इसको हटा के यहाँ पर 10 कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये 48 न्यूटन है। तो इसकी मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो स्टूडेंट है 48 न्यूटन। 48 न्यूटन है, लेकिन हम फोर्स कितना लगा रहे हैं 100 न्यूटन स्टूडेंट। हम लोग जो फोर्स लगा राइट वर्ड्स में देखे हैं तो फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 48, तो 100 तो लगा नहीं सकता, तो अपना 48 लगाता रहेगा, उतना ही लगा भी सकता है ना। और फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन का द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिफोर ए बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ब्लॉक जब स्लाइड होने वाला होता है
तो जो फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम, उसी को हम लोग मैक्सिमम फोर्स। एक ब्लॉक को रखे, आप 1 न्यूटन लगाए, 2 न्यूटन लगाए, ऐसे बढ़ाते जाए, एक वैल्यू आएगा जिस पर ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, तो वही हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, क्योंकि उतना ही मैक्सिमम फ्रिक्शन अपोज कर सकता है। समझ रहे हैं? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, ये तो हमने देख लिया कि मैग्नीट्यूड वाइज एडजस्टेबल है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ स्टेटमेंट मैंने लिख लिया, इट इज़ सेल्फ एडजस्टेबल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। वो जो है सेल्फ एडजस्टेबल है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज। अगर मान लो स्टूडेंट इधर की तरफ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ फोर्स लगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। अगर ये वाला फोर्स हम लोग स्टूडेंट इधर की तरफ लगाते, इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगाता, तो डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है अपना फ्रिक्शन का। वो इस तरह से करता है कि ताकि वो फ्रिक्शन ब्लॉक को मूव नहीं करने दे, सरफेस एक दूसरे से जुदा नहीं हो, उसे बचाने के लिए ऐसा करता है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टूडेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन कंटैक्टिंग सरफेस, इट टर्म एज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा समझे आप लोग। जब ब्लॉक अब स्लाइड करने लगा, एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा सरफेस के ब्लॉक जो है स्लाइड करने लगा, तो रिलेटिव मोशन उसको बोलते हैं। अगर एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा ब्लॉक स्लाइड करना है तो सरफेस के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन, ये ब्लॉक मूव करने लगा, मान लो मोशन में स्टूडेंट, तब जो फ्रिक्शन लगते रहता है उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए काइनेटिक, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन इज इन मोशन। एक्चुअल में यहाँ रिलेटिव मोशन होना चाहिए। द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक फ्रिक्शन एंड इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इंक्लूड्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन और इसी में इंक्लूडेड आएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है जिस पर फोर्स लग रहा है राइटवर्ड, और फ्रिक्शन फोर्स इधर राइटवर्ड्स लग रहा है, और फ्रिक्शन हमारा किधर लगेगा स्टूडेंट? पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन हमारा पीछे की तरफ। तो म्यू का जो वैल्यू होगा, म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा म्यू इंटू एन होगा, क्योंकि यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में उतना ही फोर्स लगाता है जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वैल्यू का, लेकिन थोड़ा सा कम होता है स्टूडेंट। लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा सा, बहुत कम, नेग्लिजिबल, बहुत थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि म्यू का वैल्यू जो हो जाए, जब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ब्लॉक के बीच में, तो म्यू का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? जब सोचो एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग रहा था, तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि आप लोगों को कि फ्रिक्शन जो होता है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर पर। एक तो हमारा इंटरलॉकिंग पर है ना, जो एक सरफेस दूसरे सरफेस के इरेगुलरिटी में इंटरलॉक्ड हो जा रहा था, और दूसरा डिपेंड करता है हम लोग के फोर्स ऑफ एडहेशन। फोर्स ऑफ एडहेशन क्या होता है स्टूडेंट? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग फोर्स ऑफ एडहेशन। तो वहाँ जो उस फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड बन जा रहा था, और उसी बॉन्ड के वजह से फ्रिक्शन हो रहा था। जब लेकिन यहाँ पर ब्लॉक मोशन में हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा, जो फोर्स ऑफ एडहेशन की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था, वो वाला टर्म यहाँ गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा। उसके वजह से फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि मोशन में रहेगा तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो म्यू के का वैल्यू थोड़ा सा कम होता है, बहुत कम, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू अगर देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू के इक्वल होगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ एडहेशन के वजह से कम वहाँ नहीं होता है। तो म्यू के, इसको म्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटली म्यू के इज फाउंड टू बी स्लाइटली स्मॉलर देन म्यू एस। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया। ठीक है, अब इसके पीछे और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो इस तरह से फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल जैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते थे, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, उतना ही आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। अब देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन को दो पार्ट में डिवाइड है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस कंटैक्ट व्हेन द ब्लॉक यू वर, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन को एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन
कंटैक्ट व्हेन वन ऑफ सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर इज कॉल्ड स्लाइड। अब इसमें देखो एक ब्लॉक जैसे मान लो कि यहाँ ब्लॉक रखा तो ऐसे स्लाइड करता हुआ जाएगा तब जो फ्रिक्शन लगेगा स्टूडेंट, इसका मतलब फेस ऊपर है तो ऊपर ही रहना चाहिए, अगर इसका फेस है ऊपर है तो ऐसे ही होना चाहिए, तब जो स्लाइड होता रहेगा तब फ्रिक्शन जो लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऐसा सोचे एक और देखें, एक मान लो कि एक बॉल है, इसका फेस ऊपर है, अब यहाँ पर आप ऐसे स्लाइड करके ले जाए इसको, इस पर स्लाइड करते हुए, तो ये इसका फेस ऊपर ही रहे, रोल नहीं करना चाहिए ऐसे, तब जो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। जैसे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, कार में अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा बाइक का व्हील्स क्या होता है, स्किड हो जाता है, तब जो फ्रिक्शन लगता है स्किड करते समय वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। लेकिन जब कार चलते रहती है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कर, जब रोल करता है। जैसे आप लोग यहाँ पर दे लें, लिखा है फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू कंटैक्टिंग सरफेस व्हेन वन ऑफ देम इज रोलिंग ओवर अदर। ये रोल कर रहा है, जैसे ट्रेन का जो पहिया देखे स्टूडेंट, इस पर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, घूमते हुए जा रहा है, तो इसको रोलिंग बोलते हैं स्टूडेंट, है ना। तो इस पर जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन होता है। जैसे यहाँ पर कार है, कार का व्हील रोल करते हुए जा रहा है तो इसके बीच जो फ्रिक्शन होगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन। हमारा जो लगेज बैग होता है जो जिसमें टाइनी व्हील लगा रहता है, यहाँ पर देखिए टाइनी व्हील लगा हुआ है, इस व्हील के वजह में जो फ्रिक्शन लगता है उसमें रोलिंग फ्रिक्शन। हमारा स्केट में देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है ये रोलिंग फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये जो फ्रिक्शन लगता है इसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या है। अगर ये स्टूडेंट पूरा 100% स्फेरिकल होता, ये वाला 100% सर्कुलर होता, तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल 0 टेंस टू 0 होता। लेकिन क्या होता है, कोई भी जो हमारे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो परफेक्टली सर्कुलर हो या परफेक्टली फ्लैट हो। अगर ये सरफेस भी फ्लैट होता और ये बिल्कुल नॉन डिफॉर्मेबल होता, बिल्कुल सॉलिड होता और स्ट्रेट होता, और ये भी बिल्कुल सर्कुलर होता, तो फ्रिक्शन का वैल्यू नेग्लिजिबल होता, बिल्कुल 0 की। लेकिन ये जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है स्टूडेंट, वो क्या रीज़न होता है, क्योंकि ये परफेक्टली सर्कुलर नहीं है और इस सरफेस क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है, थोड़ा सा इसका शेप चेंज हो जाता है। आप देखने से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक्चुअल में क्या होता है कि ये सरफेस है, मान लो कि ये व्हील है तो ऐसे जाता है तो इस सरफेस को थोड़ा सा डिफॉर्म कर देता है, सरफेस को डिफॉर्म कर देता है, इस तरह से शेप बन जाता है। ये थोड़ा ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, छोड़ो ऐसे ही मान लो डिफॉर्म हो जाएगा, तो ये क्या हो, इंक्लिनेशन बन जाता है, इसके वजह से पीछे की तरफ पुश करता है, उसी के वजह से फ्रिक्शन आता है, रोलिंग फ्रिक्शन, इसलिए इसका वैल्यू कम होता है। जैसे बॉल बेयरिंग होता है, अगर आप ऐसे 2 स्पिंडल को फिट कर दें तो उसमें इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा कि वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा। वहीं में आप बॉल बेयरिंग फिट कर देते हैं तो फ्रिक्शन का वैल्यू काफ़ी कम, नेग्लिजिबल हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें फ्रिक्शन अगर यहाँ पर है तो सरफेस के डिफॉर्मेशन के वजह से, सरफेस का शेप चेंज हो जाने की वजह से वो इंक्लाइन थोड़ा सा हो जाता है, और जिसके वजह से वो फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की तरफ लगाता है वही हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बाइक में भी देखते हैं या कार में देखते हैं तो उसका व्हील का टायर क्या सर्कुलर रहता है परफेक्टली, नहीं स्टूडेंट, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, देखना उस पर से वेट पड़ता है तो फ्लैट हो जाता है, तो उसमें फ्रिक्शन वो डिफॉर्मेशन सरफेस, दोनों सरफेस के डिफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, डिफॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन लगता है पीछे की। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारे व्हील का एयर कम हो जाता है स्टूडेंट, तो बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो हमारे इंजन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वहीं जब एयर पूरा फिल्ड अप रहता है, पूरा टाइटली फिक्स रहता है हमारा उसका ट्यूब जो होता है, तो वो आसानी से रोल करता है तेज़ी से, तो फ्रिक्शन कम लगता है ना, फ्रिक्शन कम लगता है। तो आप ऐसा आइडिया लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी देखें, अगर जो लगेज बैग है, अगर इसमें अगर व्हील नहीं होता, अगर सोचे व्हील नहीं होता, ऐसे खींच के ले जाना होता हमको रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो बहुत मेहनत लगती है उसमें, जबकि रोलिंग की वजह से बहुत कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यहाँ पर भी देखें स्केट में, अगर ऐसे आप सिंपल स्लीपर पहन ले और स्लाइड करने की कोशिश करें, स्लाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो रोल्स है ना, ये व्हील लगा देने से ये रोल करने लगता है इसके ऊपर, तो हम आसानी से स्केट कर पाते हैं, आसानी से मूव करते हैं आगे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो भी होता है वो डिफॉर्मेशन की वजह से होता है।